Hello everyone, this is Ekta and welcome back to my YouTube channel Expressive Commerce. आज हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर 2 विच इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। लास्ट वीडियो में मैं आपको प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट और उसके फीचर्स बता चुकी हूँ। आज हम टेक्निक्स पढ़ेंगे और ये टेक्निक्स जो है एफ.डब्ल्यू. टेलर ने इसलिए दी ताकि जो उन्होंने प्रिंसिपल्स दिए हैं उनको एक्चुअली इम्प्लीमेंट किया जा सके, प्रैक्टिकली अप्लाई किया जा सके। फर्स्ट जो टेक्निक है हमारी साइंटिफिक मैनेजमेंट की, दैट इज़ फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप में उन्होंने कहा कि एक फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना चाहिए और फिर उस हर एक पार्ट को हर एक एक्सपर्ट को दे देना चाहिए। जैसे कि जो भी काम है, अगर प्रोडक्शन का कोई भी ऐसा काम है जो किसी को आता है बहुत अच्छे से, जो उसका एक्सपर्ट है, तो वो पार्ट उसको दे देना चाहिए। इससे हमें क्या बेनिफिट होता है? इससे हमें स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट हो जाता है। ठीक है, देखते हैं आपके सामने जो डायग्राम आप देख रहे हैं फंक्शनल फोरमैनशिप में, क्योंकि उन्होंने सिर्फ फैक्ट्री की बात की है। ठीक है, तो हम फैक्ट्री एरिया से रिलेटेड चीज़ें देखेंगे। और फैक्ट्री मैनेजर जो होता है उसके काम को उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। उसके अंडर में 2 लोग होंगे सब डिविजनल्स। एक होगा प्लानिंग ऑफिसर जो कि सिर्फ प्लानिंग का काम करेंगे, और दूसरा होगा प्रोडक्शन ऑफिसर जो कि एक्चुअली प्रोडक्शन के कामों में इन्वॉल्व होंगे। प्लानिंग ऑफिसर के अंडर में उन्होंने 4 लोग दिए हैं और प्रोडक्शन ऑफिसर के अंडर में भी उन्होंने 4 लोग दिए हैं। अब प्लानिंग वाले जो लोग हैं उनका काम क्या है, मैं आपको एक एक करके समझाती हूँ। प्लानिंग ऑफिसर के अंडर में फर्स्ट है रूट क्लर्क। रूट का मतलब आप सभी को पता है कि पाथ, ठीक है, जिसको हम फॉलो करते हैं। तो रूट क्लर्क का काम ये है कि वो रूट ऑफ प्रोडक्शन बताएगा, यानी कि सीक्वेंस बताएगा किसी भी काम को पूरा करने का, कि किन स्टेजेस से होकर एक काम को पूरा किया जाना है। ठीक है, नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इंस्ट्रक्शन का मतलब भी हमें पता है कि किसी को ऑर्डर देना है या किसी को बताना है कि उनको क्या काम करना है। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क जो होता है वो ये डिसाइड करता है कि वर्कर्स को क्या इंस्ट्रक्शंस दिए जाने हैं, और वो कार्ड प्रिपेयर करता है उसके लिए कि उन्हें क्या मटेरियल यूज़ करना है, मशीनरी के बारे में जो भी डिटेल्स हैं उन सब से रिलेटेड वो इंस्ट्रक्शंस उनको प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। इसका हमें नाम से ही मतलब समझ में आ रहा है कि जो टाइम और कॉस्ट का ध्यान रखेगा, मतलब टाइम शीट्स और कॉस्ट शीट्स बनाई जाती हैं और ये देखेगा कि बताएगा कि कौन से काम को कब स्टार्ट करना है और कौन से काम को कब तक फिनिश हो जाना चाहिए, कितने टाइम में। ठीक है, और जो कॉस्ट है प्रोडक्शन की, टाइम बता दिया, और उसके बाद जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो भी मतलब कितनी आनी चाहिए, कि किस कॉस्ट पे प्रोडक्ट को बनाया जाना है। नेक्स्ट है इसमें प्लानिंग ऑफिसर में डिसिप्लिनेरियन। डिसिप्लिन का मतलब कि जो वो ऑफिसर जो डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखता है वर्कर्स के बीच में और फैक्ट्री एरिया में। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरी साइड जो है प्रोडक्शन ऑफिसर की साइड। प्रोडक्शन ऑफिसर में फर्स्ट है स्पीड बॉस। आपको सिर्फ इनके नाम याद करने हैं और आपको इनका मीनिंग अपने आप ही समझ में आ जाएगा। स्पीड बॉस का मतलब कि जो ये ध्यान रखेगा कि जो भी सारा काम है एक ऑर्गेनाइजेशन में या एक फैक्ट्री एरिया में, वो सारा जो भी हमने स्पीड डिसाइड की है उसके अकॉर्डिंग सही स्पीड पे हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, कि जो भी काम या टास्क दिया गया है वो टाइमली कंप्लीट हो जाए अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेड स्पीड। सेकंड है गैंग बॉस। जो भी कामों को डिवाइड किया जाता है और वर्कर्स को अलग अलग ग्रुप में डाल दिया जाता है, तो उन हर एक ग्रुप का एक ग्रुप लीडर बना दिया जाता है जिसको हम गैंग बॉस कहते हैं। ठीक है, और वो क्या करता है, गैंग बॉस का काम क्या होता है कि वो जो भी उसके वर्कर्स हैं उसके ग्रुप के, उनके लिए मशीन्स वगैरह को मतलब चेक करके रखे कि वो प्रोडक्शन के लिए ठीक है या नहीं है। ठीक है, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर वो उसको रिपोर्ट करे या फिर रिपेयर करवाए। नेक्स्ट है रिपेयर बॉस। अब अगर कोई किसी मशीनरी में कोई प्रॉब्लम आती है या कोई टूल्स ख़राब हो जाते हैं, रिपेयर बॉस का काम ये है कि वो सारी मशीनरी और टूल्स को रिपेयरिंग कंडीशन मतलब रिपेयर करके और वर्किंग कंडीशन में लाए। लास्ट है आपका इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर का मतलब यहाँ पर पुलिस वाला इंस्पेक्टर नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो इंस्पेक्शन करता है, चेक करता है कि जो भी चीज़ें हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो उनकी क्वालिटी हमने डिसाइड की थी उसके अकॉर्डिंग वो क्वालिटी मेंटेन की गई है या नहीं की गई है, काम की क्वालिटी हो या फिर प्रोडक्ट की क्वालिटी। और इन सब के अंडर में काम करते हैं वर्कर्स।
आई होप आपको फंक्शनल फोरमैनशिप ठीक से समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंड है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। ये अलग अलग भी पढ़ सकते हैं आप इसको, और एक साथ भी समझ सकते हैं कि स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। सो स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन में हर चीज़ के लिए स्टैंडर्ड्स को सेट करना, यानी कि हम कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्ट कैसा बना रहे हैं, मशीनरी कैसी यूज़ कर रहे हैं, या फिर जो वर्किंग कंडीशंस हैं जिसमें वर्कर काम कर रहे हैं, उन सब के लिए एक प्रॉपर स्टैंडर्ड सेट करना और उसी के अकॉर्डिंग सारे कामों को करना। नेक्स्ट है सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन का मतलब यही कि जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें अगर कोई ऐसी डाइवर्सिटी है, मतलब कि अननेसेसरी, तो उसको हम एलिमिनेट कर दें। यानी कि लेट्स टेक एन एग्जांपल कि जैसे कि आप शर्ट खरीदते हैं या टी शर्ट खरीदते हैं, तो उसमें जो साइजेज़ आते हैं वो होते हैं 30, 32, 34, 36, क्योंकि इस साइज़ के कपड़े लोगों को आ जाते हैं और वो पहनते हैं। बट हम कभी 31, 33 इस साइज़ के कपड़े तो नहीं होते, क्योंकि ये अननेसेसरी प्रोडक्ट है। सो इसलिए इसको एलिमिनेट कर दिया जाता है, क्योंकि 30 के बाद 32 इज़ वो ठीक है। ठीक है, तो 31 की जब कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो अननेसेसरी है, तो उसको ना ही बनाया जाए, ताकि जो मतलब और ज़्यादा मशीनरीज़ को हम इन्वॉल्व ना करें और उनको इक्विप करके ना रखें। तो इससे जो लेबर कॉस्ट है वो भी कंट्रोल हो जाती है, और हम कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं और बहुत अच्छे तरीके से उनको स्पेशलाइज्ड करके बना सकते हैं सिंप्लीफिकेशन के ज़रिए। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन का बेसिक मीनिंग यही है कि हम कोई भी अननेसेसरी डाइवर्सिटी ना रखें प्रोडक्ट्स की। ठीक है, नेक्स्ट है वर्क स्टडी। ये जो 4 स्टडीज़ हैं ये आती है वर्क स्टडी के अंदर में। फर्स्ट है टाइम स्टडी। टाइम का मतलब आप समझ गए होंगे कि एक किसी भी काम को करने में कितना टाइम लगना चाहिए। ठीक है, तो ये टाइम स्टडी के अंडर में हम ये डिटरमाइन करते हैं कि एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को ख़त्म करने में कितना टाइम लग रहा है। तो इसको हम नोट करते हैं, मतलब टाइम टू टाइम चेक करते हैं कि एक काम को करके बार बार देखा जाता है कि उसमें कितना टाइम लग रहा है, और फिर वो टाइम डिसाइड किया जाता है बार बार एक्सपीरियंस करने के बाद। ठीक है, सो ताकि लेबर ज़्यादा टाइम खाली भी ना बैठी रहे, और ऐसा भी ना हो कि वो एक काम को करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा दे। ठीक है, सेकंड है मोशन। मोशन का मतलब होता है जो भी हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, इधर उधर जाना या कुछ भी काम करना। सो मोशन स्टडी का मतलब होता है कि जो भी मूवमेंट्स हो रहे हैं एक वर्कर के, या फिर जो भी वो काम कर रहा है उस टाइम वो क्या अननेसेसरी मूवमेंट्स कर रहा है उनको ख़त्म करना। यानी कि अगर एक वर्कर है वो मशीन पे काम कर रहा है और उसको रॉ मटेरियल लेने के लिए बार बार प्रोडक्शन एरिया से या अपने जो वहाँ पे काम कर रहा है वहाँ से दूर जाना पड़ता है, तो इट मीन्स कि जाने आने में उसका टाइम वेस्ट हो रहा है और वो प्रोडक्शन उससे हैम्पर हो रहा है। सो ये चेक करना कि ऐसा कोई अननेसेसरी मूवमेंट ना हो रहा हो जिसकी वजह से प्रोडक्शन हैम्पर हो, और अगर हो रहा है तो फिर उसको एलिमिनेट करना या फिर ख़त्म करना। नेक्स्ट है फटीग स्टडी। फटीग का मतलब होता है थकावट। सो ये चेक करना कि एक काम को करने में मतलब कितनी देर करने के बाद कोई वर्कर थक जाता है और उसको कितनी देर बाद जो है रेस्ट इंटरवल चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब तक एक पर्टिकुलर टाइम होता है कि हम भी काम कर सकते हैं, 3 घंटे किया, 4 घंटे किया, उसके बाद हम थक जाते हैं, तो उसके बाद हमारी एनर्जी लेवल जो है वो लो हो जाता है और हम उतनी एफिशिएंसी से काम नहीं कर पाते हैं। सो थोड़ा सा जब हम ब्रेक लेते हैं तो उसके बाद हम वापस से फुल एनर्जी के साथ काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। सो इसके लिए भी जो है इसको चेक किया जाता है बार बार कि एक वर्कर कितनी देर में थक जाता है और उसको कितनी देर बाद रेस्ट चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग फटीग स्टडी को मेंटेन किया जाता है। नेक्स्ट है मेथड स्टडी। मेथड से हमें समझ में आ जाता है कि काम को करने का जो भी मेथड है, यानी कि किसी भी काम को करने का जो बेस्ट तरीका है वो आइडेंटिफाई करना। ठीक है, तो इसके लिए हम टेक्निक्स अलग अलग यूज़ करते हैं कि कौन सी टेक्निक से या कौन से मेथड से हमारा जो काम है वो बेस्ट हो रहा है, यानी कि बेस्ट तरीके से हो रहा है और लो कॉस्ट के साथ हो रहा है। ठीक है, तो वर्क स्टडी में हम इन चारों चीज़ों को स्टडी करते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंशियल पीस। डिफरेंशियल पीस विच सिस्टम का मीनिंग ये है कि टेलर ने एडवाइस दी कि उन्होंने ये कहा कि हमको ये सिस्टम जो वेजेस सिस्टम है, यानी कि जो भी हम वर्कर्स को पे कर रहे हैं उसको हम वेज कहते हैं। सो जो भी हम उनको पेमेंट कर रहे हैं वो हम उनको टाइम के बेसिस पे ना करके उनके काम के बेसिस पे करें। लेट्स से कि 2 वर्कर्स हैं जो दोनों 10-10 घंटे काम करते हैं। ठीक है, लेकिन एक वर्कर जो है वो दिन में 200 यूनिट्स बनाता है और एक वर्कर जो है दिन में 250 यूनिट्स बनाता है।
सो काम तो दोनों ने 10-10 घंटे किया है, लेकिन एक जो है वो ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए एबल है और दूसरा नहीं कर रहा है। सो हमें टाइम के बेसिस पे नहीं, जितना वो काम कर रहे हैं उसके बेसिस पे उनको वेजेस देने चाहिए। जो ज़्यादा काम करे उतने ही फिक्स टाइम में आप उसको ज़्यादा वेजेस दीजिए, और जो कम काम करे उसको कम। सो इसको हम हाई वेज रेट और लो वेज रेट कहते हैं। सो इससे हम ये भी डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि कौन सा वर्कर एफिशिएंट है और कौन सा वर्कर जो है वो इनएफिशिएंट है। सो इसके अकॉर्डिंग हमें कैसे करना है कि हमें सेम टाइम देना है 2 वर्कर्स को, या जितने भी वर्कर्स हैं हमारे पास, सबको सेम टाइम दिया, लेट्स से 8 आवर्स दिए, और सबको कहा कि आपको इन 8 आवर्स में 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है, ठीक है। सो अगर 100 यूनिट सब प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन जब हमने सबको सेम टाइम दिया और कुछ लोग हैं उसमें से कुछ वर्कर्स हैं जो उतने ही टाइम में ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करने में एबल हैं, सो यानी कि वो हमारे एफिशिएंट वर्कर्स हैं, और उनको उनके काम के अकॉर्डिंग पे मिलना चाहिए, उनके काम के अकॉर्डिंग हमें वेजेस देने चाहिए। सो दैट इससे क्या होगा कि वो मोटिवेट होंगे, और बाकी जो वर्कर्स हैं वो भी मोटिवेट होंगे कि उन्हें भी ज़्यादा काम करना चाहिए, तो उन्हें ज़्यादा वेजेस मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा मेंटल रेवोल्यूशन। मेंटल रेवोल्यूशन का मीनिंग मैं आपको लास्ट वीडियो में भी समझा चुकी हूँ थोड़ा सा, और बेसिकली इसका मीनिंग ये है कि जो एटीट्यूड है, यानी कि जो मेंटल माइंडसेट है वर्कर्स और मैनेजमेंट का, यानी कि वर्कर्स का भी और एम्प्लॉयज़ का भी, उनके एम्प्लॉयज़ जो भी काम कर रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, उन सब के मेंटल एटीट्यूड में चेंज आना। अब मेंटल एटीट्यूड में चेंज का मतलब ये कि ऐसा ना हो कि सब अपने अपने फ़ायदे के बारे में सोचते रहें। उनको ये समझना चाहिए कि अगर वो दोनों पार्टीज़ नहीं होंगी, यानी कि वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स दोनों ही ज़रूरी हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और दोनों का बेनिफिट साथ काम करने में ही है। सो जब वो साथ मिलके काम करेंगे तो जो प्रॉफिट्स है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएंगे, बिना किसी कियोस के काम करेंगे, कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन के साथ काम करेंगे। सो अपने आप ही प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा, और उसकी वजह से प्रॉफिट्स इंक्रीज़ हो जाएंगे, और फिर उनका भी प्रॉफिट होगा। सो अपने अपने अलग अलग प्रॉफिट्स के बारे में ना सोच के, डिवीज़न के बारे में ना सोच के, वो कोऑपरेशन के बारे में सोचें। इट फॉर टुडे, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम टेलर और फ्यूल के बीच का जो डिफरेंस है वो पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।